नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में गैसीय अवस्थाओं के गुणों के बारे में पढ़ा था कि गैसीय अवस्था क्या होती है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गैसों के गुण निरंतर विचरण करते रहते हैं के अणु और तीव्र गति से हर संभव दिशा में गति करते हैं। इन अणुओं के मध्य विशेष कोई आकर्षण बल भी नहीं होता है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। इसी प्रकार यदि हम द्रव के अणुओं को देखें तो द्रव के अणु भी निरंतर विचरण करते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल इतने ही होते हैं कि द्रव एक निश्चित आयतन में रह सकता है, जबकि ठोसों में अंतःआण्विक आकर्षण बल गैस एवं द्रव की अवस्था की तुलना में अत्यधिक पाया जाता है। क्रांतिक ताप और दाब पर द्रव और गैसीय अवस्थाओं में भेद भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था को एक समान रूप माना जा सकता है तथा दोनों को ही लिक्विड फेज में रखा गया है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में गैसों के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात ठोसों में अणु अथवा आयन एक व्यवस्थित रूप में स्थित रहते हैं और इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। ठोसों के समान द्रवों में भी आकर्षण बल पाया जाता है, परंतु यह इतना प्रबल नहीं होता जितना कि ठोसों में होता है। फिर भी सॉलिड और लिक्विड में एक ताप ऐसा होता है जिनमें दोनों फेज साम्यावस्था में होती है। यह ताप ठोसों का गलनांक तथा द्रव का हिमांक कहलाता है। इसी आधार पर द्रव अवस्था को ठोस अवस्था का एक रूप माना जा सकता है। अतः गैस अवस्था तथा द्रव अवस्था को एक समान रूप माना गया है तथा द्रव तथा ठोस अवस्थाओं को एक समान गुण में माना जाता है। अतः द्रव के गुणों को में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज के आधार पर समझाया जा सकता है। द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होते हैं। इन बलों को कोटि गैस में उपस्थित बलों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। इन्हीं बलों के कारण द्रव में अणु दूर दूर नहीं जा पाते। ये बल इतने प्रबल भी नहीं होते हैं कि अणुओं को बांधकर स्थिर अवस्था में रख सके। इन आकर्षण बलों के कारण ही द्रव में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी तथा वेपर फेज आदि कैरेक्टर्स उत्पन्न हो जाते हैं। द्रव के अणु निरंतर गतिशील हो रहते हैं, परंतु इन अणुओं के विचरण के लिए स्थान बहुत ही कम होता है, क्योंकि द्रवों का घनत्व आदि गुणों से इन्हें डेंसिटी आदि गुणों से समझाया जा सकता है। द्रवों के अणु की काइनेटिक एनर्जी गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अतः यदि ताप बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है तथा अणुओं के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल भी घटता है। यह थे हमारे द्रवों के लक्षण। अब
हम यह देखते हैं कि द्रव अवस्था तथा गलित ठोस अवस्था में समानता। यह माना जाता है कि द्रव अवस्था और यदि ठोस की गलित अवस्था हो तो उनमें समानताएं पाई जाती हैं। यह समानताएं किस किस रूप से पाई जाएंगी उन्हें देखेंगे। पहला है डेंसिटी, घनत्व। पदार्थ के ठोस एवं द्रव अवस्था में घनत्व लगभग समान होते हैं। यह माना गया है कि यदि पदार्थ ठोस अवस्था में हो एवं द्रव अवस्था में हो तो उनकी डेंसिटी लगभग समान होती है, परंतु गैसीय अवस्था में घनत्व में अंतर उत्पन्न होता है। यदि हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि यदि जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह माना जाता है कि यह लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि यदि बर्फ यानी कि ठोस जल का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी तरह यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व देखा जाए तो यह लगभग 0.89 ग्राम प्रति घन होता है, जबकि जल का वाष्प घनत्व 0.0008 ग्राम प्रति घनत्व होता है। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट देखें, गलन और वाष्पन की ऊष्माएं, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। यदि 1 ग्राम सॉलिड को उसके गुणनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। अर्थात ठोस को यदि द्रव में बदलना हो तो उस ऊष्मा को हम गलन की ऊष्मा कहेंगे। यदि द्रव को वाष्प में बदलना हो तो उस समय जिस ऊष्मा को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। गलन की ऊष्मा का मान वाष्पन की ऊष्मा की तुलना में यह माना जाता है कि कम होता है। यदि हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि बर्फ की गलन मात्रा 335 जूल है, जबकि जल की वाष्पन ऊष्मा 2260 जूल है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जल और वाष्प की संरचना में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा विशिष्ट ऊष्मा। पदार्थ की द्रव अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा का मान उसकी ठोस अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा के मान के निकट माना जाता है, जबकि गैसीय अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा का मान ठोस और द्रव दोनों की अवस्थाओं से बहुत अधिक भिन्न पाया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा अंतरा आणविक अथवा अंत्य परमाणु दूरी, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस। पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं के अणुओं अथवा परमाणुओं की मध्य दूरियां अधिक नहीं होती, जबकि गैसीय अवस्था में यह दूरी अत्यधिक होती है। यह हमने देखा है कि पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु और परमाणुओं की दूरियां ज़्यादा दूर नहीं होती हैं, जबकि गैसीय अवस्था में तथा द्रव अवस्था में यह दूरियां ठोसों की तुलना में अत्यधिक पाई जाती है। हमारा पांचवा पॉइंट है संपीड़ता। ठोस और द्रव अवस्था के अणुओं और परमाणुओं के मध्य दूरी अधिक नहीं होती है, इसलिए द्रवों और ठोसों में संपीड़ता बहुत कम होती है। मतलब हम उन्हें कंप्रेस कम कर पाते हैं
द्रव और ठोसों को, जबकि इसलिए उनके आयतन पर दाब का प्रभाव भी नहीं के बराबर होता है। गैसों में संपीड़नता का गुण अधिक होता है, इसलिए उसे आयतन पर दाब का प्रभाव पड़ता है। इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था और गलित ठोस अवस्था में समान माना जाना यथार्थता के अधिक निकट है। यह था हमारा गैसीय, द्रव्य और ठोस अवस्थाओं का इंट्रोडक्शन तथा द्रव अवस्था तथा गलित ठोस अवस्थाओं में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। नमस्कार।